कभी सोचा है एक ऐसा देश जो कितनी उम्मीदों के साथ बना हो, लेकिन उसके जन्म के साथ ही साजिशों और हत्याओं का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाए। आज हम पाकिस्तान के इतिहास के उन्हीं पहले सबसे तूफानी दशकों की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये दास्तान किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। देखिए, ये कोई बोरिंग इतिहास की किताब नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें थ्रिलर का सस्पेंस है, सत्ता के गलियारों की साजिशें हैं और एक देश के बनने और फिर बिखरने की पूरी दास्तान है। तो चलिए इस कहानी का पहला और सबसे सनसनीखेज पन्ना पलटते हैं। और हाँ, जैसा कि हर अच्छी थ्रिलर में होता है, हमारी कहानी भी शुरू होती है एक हत्या से। एक ऐसी घटना जिसने आने वाले कई दशकों के लिए पूरी बिसात बिछा दी और उस देश की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जरा सीन को इमेजिन कीजिए। जगह है रावलपिंडी का कंपनी बाग। तारीख 16 अक्टूबर 1951। हजारों की भीड़ अपने पहले प्रधानमंत्री, अपने कायदे मिल्लत को सुनने के लिए जमा हैं। वो माइक पर आते हैं, बस एक शब्द कहते हैं और तभी गोलियों की आवाज से सब गूंज उठता है। लियाकत अली खान वहीं गिर पड़ते हैं। कहते हैं उनके आखिरी शब्द थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि सिर्फ 4 साल के अंदर एक नया नवेला देश अपने ही बनाने वालों में से एक का कातिल बन बैठा। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पाकिस्तान की एकदम बुनियाद में। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जमीन पर बनने से बहुत पहले सिर्फ विचारों में बना था, कागज पर बना था। ये एक ख्वाब था, एक आइडिया था। ये बात शायद हैरान कर दे कि पाकिस्तान का सपना सबसे पहले एक शायर ने देखा था। साल था 1930 और अल्लामा इकबाल ने पहली बार भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य का एक धुंधला सा खाका पेश किया। उस वक्त ये सिर्फ एक विचार था, किसी कविता की तरह। लेकिन इस सपने को पाकिस्तान का नाम इकबाल ने नहीं दिया था। ये नाम आया लंदन में पढ़ रहे एक बड़े जोशीले छात्र चौधरी रहमत अली के दिमाग से। उस दौर में यानी 1930s के दशक में यूरोप में फादरलैंड या पितृभूमि का आइडिया बहुत जोरों पर था। मतलब एक पहचान, एक धर्म या एक भाषा के आधार पर देश बनाए जा रहे थे। रहमत अली इसी आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने ये नाम बड़ी खूबसूरती से गढ़ा था। ये एक एक्रोनिम था, यानी उन इलाकों के नामों के पहले अक्षरों से बना था जिन्हें वो इस नए देश में शामिल देखना चाहते थे। पी से पंजाब, ए से अफगानिया, के से कश्मीर, एस से सिंध और टैन से बलूचिस्तान। तो ठीक है, ख्वाब देख लिया गया, नाम भी रख दिया गया। लेकिन जब 1947 में ये सपना हकीकत बना तो उसकी सुबह उम्मीदों से नहीं बल्कि एक के बाद एक जबरदस्त संकटों से भरी हुई थी। एक विचार को देश बनाना कोई आसान काम नहीं था। जरा इन मुश्किलों की गहराई को समझिए। पूरे देश को चलाने के लिए बस मुट्ठी भर अफसर, इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं, सरकारी खजाना एकदम खाली और सबसे बड़ी एक अजीबो-गरीब भौगोलिक पहेली, देश के 2 टुकड़े ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जिनके बीच में 800 मील का भारत था। और तो और देश की आधी से ज्यादा आबादी रहती थी ईस्ट में, लेकिन सारी ताकत और सत्ता की चाबी थी वेस्ट के हाथों में। ये एक ऐसी दरार थी जो पहले दिन से ही मौजूद थी। और लियाकत अली खान की हत्या के बाद तो जैसे अस्थिरता का एक तूफान ही आ गया। प्रधानमंत्री तो ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई ताश के पत्ते फेर रहा हो। सिर्फ 7 साल में 6 प्रधानमंत्री। कोई सोच सकता है भला? देश को चला कौन रहा था, यह समझना लगभग नामुमकिन हो चुका था। और इस पूरे पॉलिटिकल सर्कस का अंत हुआ लोकतंत्र की मौत के साथ। 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। देश में पहला मार्शल लॉ लगा दिया गया और इसी के साथ पाकिस्तान में तानाशाही के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। अब अयूब खान ने देश में ऊपर ऊपर से तो स्टेबिलिटी ला दी, लेकिन उन्हें अपनी सत्ता को मजबूत करने और उस बिखरते देश को एक करने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना था। और एक फौजी शासक के लिए इसका मतलब अक्सर एक ही चीज होती है, जंग। इसकी शुरुआत हुई एक सीक्रेट प्लान से। नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। मकसद था कि कश्मीर में घुसपैठिए भेजकर बगावत भड़काई जाए। लेकिन ये ऑपरेशन बुरी तरह से फेल हो गया और अपनी इसी नाकामी को छुपाने के लिए अयूब खान ने भारत के खिलाफ एक पूरी जंग का ऐलान कर दिया। तो इस जंग का नतीजा क्या निकला? जैसा कि सैन्य विशेषज्ञ कहते हैं, असली सवाल ये नहीं था कि कौन जीता या कौन हारा। सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान को वो मिला जो वो चाहता था, यानी कश्मीर। और इसका सीधा सा जवाब था नहीं, जंग का असल मकसद ही पूरा नहीं हो पाया।
और ये बात तो और भी दिलचस्प है। कागज पर देखा जाए तो पाकिस्तानी फौज का पलड़ा भारी था। उनके पास अमेरिका के दिए हुए एकदम नए पैटर्न टैंक थे, जिनमें रात में देखने की क्षमता भी थी, जबकि भारत के पास पुराने सेंचुरियन और शर्मन टैंक थे। इसके बावजूद भारतीय सेना ने उन्हें धूल चटा दी। कैसे? बेहतर रणनीति और बेमिसाल बहादुरी से। भारतीय सैनिकों ने नजदीक जाकर टैंकों को तबाह किया, जहां पैटर्न टैंकों की लंबी दूरी की ताकत किसी काम की नहीं रही। आखिरकार यूनाइटेड नेशंस के दखल देने के बाद युद्ध रुका, ताशकंद में समझौता हुआ और दोनों देश अपनी अपनी पुरानी सीमाओं पर वापस लौट गए। भारत को जीती हुई सामरिक रूप से बेहद जरूरी हाजी पीर दर्रे की चौकी भी लौटानी पड़ी। ये एक ऐसा फैसला था जिस पर आज भी बहस होती है। तो ये जंग देश को एक करने में तो पूरी तरह नाकाम रही, लेकिन हाँ, इसने उसे तोड़ने की नींव जरूर रख दी। अयूब खान की तानाशाही की पकड़ अब ढीली पड़ने लगी थी और देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच की दरारें अब खाई बनती जा रही थी। ताशकंद समझौते को हार बताकर जुल्फिकार अली भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान में हीरो बन गए। उन्होंने अयूब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली अधिकारों के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान का कद आसमान छूने लगा था। इन दोनों के आंदोलनों के जबरदस्त दबाव में आकर अयूब खान को इस्तीफा देना पड़ा और फिर नए सैन्य शासक जनरल याहिया खान ने हालात को संभालने के लिए देश के इतिहास में पहले निष्पक्ष आम चुनाव का ऐलान कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में अब बात सिर्फ अधिकारों की नहीं रह गई थी। आंदोलन अब पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। शेख मुजीबुर रहमान की ये आवाज़ सिर्फ एक नेता की नहीं थी, बल्कि ये एक पूरी कौम की गूंज बन गई थी, जो अपनी पहचान, अपना हक चाहती थी। तो कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां एक जंग जो देश को जोड़ने के लिए लड़ी गई, उसी ने उसे तोड़ने की ज़मीन तैयार कर दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान का पहला सच्चा निष्पक्ष चुनाव इस देश को हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बांट देगा? इसका जवाब इतिहास के अगले और सबसे खूनी पन्ने पर लिखा जाना था।